Hi everyone, this is Ritika Goswami, your commerce educator and mentor. Welcome back to my channel Study Commerce with Ritika. तो हमने टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट कर लिया है पार्ट 2 तक एंड आज हमारा पार्ट 3 है और उसके बाद से हमारा चैप्टर 2 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज खत्म हो जाएगा एंड देन हम मूव करेंगे चैप्टर 3 बिजनेस स्टडीज के या फिर आपको इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अपने आगे जाने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था तो उसको पहले देख लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, सो दैट इज इन पेज नंबर 8। या, वन सेकंड। सॉरी, यस। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो कि हमारा ये होमवर्क पार्ट था कि विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। कौन सा टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जिसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें फाइंड करना है बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। दैट इज रिलेटेड टू द मेथड स्टडी में ऐसी बातें की गई हैं, या फिर टाइम स्टडी, या फिर मोशन स्टडी, या फिर फटीग स्टडी। तो इससे रिलेटेड हमारा बात किया गया मेथड स्टडी में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मेथड स्टडी वो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जिसका एम होता है कि बेस्ट वे हम फाइंड करेंगे, बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। तो ये स्टडी जो है वो मेथड स्टडी में हुआ है, ना कि हमारा टाइम स्टडी में नहीं हुआ है, मोशन फटीग नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज ऑल्सो आवर होमवर्क क्वेश्चन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स व्हाट। आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? समटाइम्स स्टूडेंट गेट कंफ्यूज between unity of command and unity of direction. Please don't get confused. Unity of direction is one of the principle of management given by Henry Fayol, and unity of direction is also one of the principle that is given by Henry Fayol. But both are different. Both are different concepts. लाइक यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है ना, आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है। यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी सबऑर्डिनेट है, ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। मतलब कि जितने भी सबऑर्डिनेट है उनको सिर्फ ऑर्डर रिसीव करना एक सुपीरियर से, उनका एक बॉस होगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज लाइक रिलेटेड टू वन हेड वन प्लान। मतलब एक हेड होगा और उनका एक प्लान होगा और सारे लोग एक ही उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। मतलब कि वन हेड और वन ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज रिलेटेड टू वन हेड एंड वन ऑब्जेक्टिव, एंड यूनिटी ऑफ कमांड इज लाइक सबऑर्डिनेट एंड वन सुपीरियर, इससे रिलेटेड है। तो ऐसे आपको याद रखना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और गलती करके नहीं आओगे। ठीक है, ओके। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। ये तो यूनिटी ऑफ कमांड की बात हो गई। अब जिन बच्चों को नहीं पता होगा, इसको ऑप्शन नंबर ए टिक मार के आ जाएंगे, तो गलत बात। ओके, सो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अगर हाँ वहीं पे यूनिट ऑफ कमांड क्वेश्चन पूछा रहता, क्वेश्चन में यूनिट ऑफ कमांड से रिलेटेड बात की रहती, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता। बट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नॉट यूनिटी ऑफ कमांड, राइट? ओके, सो ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, नो, तो ये तो नहीं होगा। ऑल एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडर वन हेड। जितनी भी एक्टिविटीज जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है उनको क्या एक हेड में होना चाहिए? ऑफ कोर्स मैम, वन हेड वन प्लान वाला सिस्टम। तो ये तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में होता है, तो ऑफ कोर्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबऑर्डिनेट शुड फॉलो डिसिप्लिन, ऐसा कोई बात नहीं होता यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। देयर शुड बी वन प्लान फॉर ऑल एक्टिविटीज, ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारा पार्ट 2 का होमवर्क क्वेश्चन। लास्ट हमारा पार्ट 3 है, इस पे हम प्रोसीड करते हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 21 से 27 हमारा फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि जितने भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे 21 से 27 वो आपको हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड दिखेंगे। तो लेट्स मूव, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वन सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि हेनरी फ्योल इज नोन एज द फादर ऑफ। आप हेनरी फ्योल को किस नाम से जानते हो? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, कि फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक, या नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया पार्ट 1 में ही मैंने आपको मेंशन किया था कि एफ डब्ल्यू टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, और हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, या वी कैन से फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्योल इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं, ये तो एफ डब्ल्यू टेलर को बोलते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी, यस, हेनरी फ्योल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी। या फिर अगर मॉडर्न मैनेजमेंट की जगह जनरल मैनेजमेंट लिखा रहता तो आपका आंसर जनरल मैनेजमेंट हो जाता, बट देयर इज नो जनरल मैनेजमेंट रिटन हियर।
तो जनरल मैनेजमेंट नहीं होगा। तो हेनरी फ्योल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये गलत है। नन ऑफ दीज तो ऐसे ही गलत हो जाना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछ रहा है कि डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्ट्स इन। आप डिवीजन ऑफ वर्क, एक प्रिंसिपल है, हेनरी फॉल ने दिया हुआ है, तो ये क्या, इससे क्या रिजल्ट आता है? पहला ऑप्शन रिड्यूस्ड इफिशिएंसी, इफिशिएंसी रिड्यूस हो जाता है, स्पेशलाइजेशन एंड इफिशिएंसी, मोर वेस्टेज या पुअर परफॉर्मेंस। आप खुद सोचिए ना, आप काम को डिवाइड कर रहे हो तो इससे क्या होगा? एक्चुअली इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये जो प्रिंसिपल है ये वो बोलता है कि देयर शुड बी डिवीजन ऑफ या कॉम्पैक्ट जॉब्स। आपको क्या करना है, जो भी काम है कॉम्पैक्ट जॉब्स को, ठीक है, आपको उसको डिवाइड करना है और फिर उसको आपको सेपरेट सेपरेट ऐसे इंडिविजिबल्स को दे देना है। ठीक है, जो आपको जॉब को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ठीक है, आपको उसको इंडिविजिबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कामों को सिंप्लीफाई करना है। तो खुद सोचो, आपके पास बहुत ऐसे कॉम्पैक्ट जॉब है और फिर आप उसको सिंप्लीफाई करते हो, आप इंडिविजिबल्स को दे देते हो। तो जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही डिपार्टमेंट है और वही सारे काम कर रहा है, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी वही देख रहा है, मार्केटिंग भी वही देख रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड भी वही देख रहा है, एचआर से भी रिलेटेड वही देख रहा है, आर-एन-डी से रिलेटेड भी वही देख रहा है। तो ऐसे नहीं होता है। तो आपने फिर सोचा कि नहीं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रहा, हम एक काम करते हैं, हम फाइनेंस वालों का एक अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक है? फिर हम एचआर का एक अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, फिर ऐसे ही हम प्रोडक्शन का अलग बना देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जितने भी पर्सन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहेंगे, जितने भी आर-एन-डी में रहेंगे, जितने भी एचआर में रहेंगे, जितने भी फाइनेंस में रहेंगे, तो फिर वो वही काम करेंगे। फाइनेंस वाला फाइनेंस का करेगा, एचआर वाला। तो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा कि वो उस काम में बहुत एफिशिएंट हो जाएँगे और फिर काम में एफिशिएंट हो जाएँगे एंड देन उसके बाद से स्पेशलाइज़ भी हो जाएँगे वो उस काम में, ठीक है? तो डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड एफिशिएंसी ऐसा कुछ नहीं है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना कि घटती है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। मोर वेस्टेज, ज्यादा वेस्ट नहीं होता है, हम कामों को डिवाइड कर दिए तो ज्यादा वेस्टेज का ऐसा सीन ही नहीं होता है। पुअर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस तो और बढ़ जाती है, तो पुअर परफॉर्मेंस भी नहीं होगा। स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, अब एक ही ऑप्शन बच रहा है कि स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी हो जाती है, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस। जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, वो क्या एम्फेसाइज करता है? पहला, कि इक्वल बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मोर अथॉरिटी लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि लेस अथॉरिटी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि नन ऑफ दिस। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। लाइक अथॉरिटी यहाँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है। इट मीन्स कि अगर कोई एक पर्सन है, अगर आप उसको इतना अथॉरिटी दे रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना नहीं, इतना ही देना है। इट मीन्स देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इक्वल बैलेंस होना चाहिए हमारे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ना कि मोर अथॉरिटी एंड लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेस अथॉरिटी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, ओके। अब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 24 कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड मींस वन सबऑर्डिनेट मल्टीपल बॉसेस। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? वन सबऑर्डिनेट मल्टीपल बॉसेस, या वन सबऑर्डिनेट वन बॉस, या मल्टीपल कमांड्स, या नन ऑफ दिस। तो यूनिटी ऑफ कमांड में होता है कि हमारे पास एक बॉस होना चाहिए, सारे के सारे जो सबऑर्डिनेट है वो एक ही बॉस से क्या करेंगे, ऑर्डर को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होगा वन सबऑर्डिनेट एंड वन बॉस। ठीक है, मल्टीपल कमांड्स तो नहीं होते कि मल्टीपल लोग कमांड्स दे रहे हैं। वन सबऑर्डिनेट मल्टीपल बॉसेस, ऐसा मल्टीपल बॉसेस भी का सीन नहीं होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि स्केलर चेन, स्केलर चेन क्या रिप्रेजेंट करता है? चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टीम स्पिरिट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, या नन ऑफ दिस। तो जो स्केलर चेन है वो ये बोलता है कि एक देयर शुड बी अ प्रॉपर चेन ऑफ कमांड, एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होना चाहिए फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। मतलब सीक्वेंस में चीजें चलनी चाहिए कि टॉप से, लाइक जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, वो टॉप से बॉटम होना चाहिए। ठीक है, तो स्केलर चेन इसकी बातें करता है, तो स्केलर चेन टीम स्पिरिट की बात नहीं करता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्केलर चेन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से भी रिलेटेड बात नहीं करता है, तो
ये भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ दीज नहीं। जो हमारा स्केलर चेन है वो रिप्रेजेंट करता है चेन ऑफ कमांड को फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, स्पिरिटिक कॉर्प्स रेफर्स टू व्हाट? जो स्पिरिटिक कॉर्प्स है वो क्या रेफर करता है? डिवीजन ऑफ वर्क को रेफर करता है, टीम स्पिरिट एंड हार्मनी, रिम्यूनरेशन, या फिर सेंट्रलाइजेशन। तो जो स्पिरिटिक कॉर्प्स है इसमें टीम स्पिरिट की बात होती है। लाइक अगर मैं टीम, टेल मी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या मैं बताऊं टीम का फुल फॉर्म क्या होता है? टुगेदर वी कैन अचीव मोर। लाइक वी आर ऑल्सो अ टीम, तो वी कैन अचीव मोर। ओके। सो स्पिरिट कॉप्स जो है वो आपका टीम स्पिरिट से रिलेटेड है, हार्मनी से रिलेटेड है कि टीम्स के बीच में, लाइक अगर आप क्रिकेट टीम देखते हो, रिसेंटली हमारा वुमेन्स आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था, तो आपको क्या दिखता है कि वहां पे पूरी टीम जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो पूरा मिल के काम करते हैं। ये नहीं कोई एक दूसरे से वहां पे दुश्मनी निभा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो टीम की तरह चलते हैं एंड देन अपने क्या उन्होंने वर्ल्ड कप को जीता। अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है टीम में, तो फिर नॉट पॉसिबल। तो स्पिरिट कॉम्स जो है आपका वो टीम स्पिरिट की बात करता है, हार्मनी की बात करता है। डिवीजन ऑफ वर्क ऐसा कुछ नहीं है। रिम्यूनरेशन से रिलेटेड भी कोई बात नहीं होती, सेंट्रलाइजेशन से भी रिलेटेड कोई बात नहीं होती है। तो स्पिरिट कॉप्स रेफर्स टू टीम स्पिरिट एंड harmony. तो option B is the correct answer of question number 26. Now, question number 27. Which principle of fuel promotes fairness and kindness? हेनरी फ्योल के कौन सा जो सॉरी हेनरी फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल है जो कि प्रमोट करता है फेयरनेस एंड काइंडनेस को? तो टोटल आपको पता है कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो उन 14 प्रिंसिपल में से कौन सा, वैसे आपको 14 के नाम तो नहीं दिए होंगे, टोटल 4 ही, 14 में से सोचिए आपको 4 ऐसे दे दिया तो और भी इजी होगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और भी इजी हो जाएगा, देर इज नो नीड ऑफ ऑप्शन अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा। इफ यू नो कि अच्छा फेयरनेस एंड काइंडनेस में तो ये तो टर्म हमारा इस वाले प्रिंसिपल में बात की जाती है। ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं मेरे पास ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है एंड डिसिप्लिन है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डिसिप्लिन में तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ऐसा कुछ नहीं होता कि फेयरनेस एंड काइंडनेस प्रमोट करना है। मेरे पास ऑप्शन नहीं, आई डोंट हैव ऑप्शंस राइट नाउ। बट इसका आंसर इक्विटी होगा। ठीक है, आई टेल यू इसका आंसर इक्विटी होगा जस्ट बिकॉज आई नो द कॉन्सेप्ट। मुझे पता है, आपको भी पता है। ओके, तो पहला ऑप्शन था हमारा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नहीं होगा। इक्विटी, ऑफ कोर्स इक्विटी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? सी एंड डी ने तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आप खुद बताइए, मैंने आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रिसेंटली बताया कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में होता है कि वन हेड एंड वन प्लान। ठीक है, तो ऐसा कोई बात तो इसमें कुछ स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है कि वन हेड एंड वन प्लान से रिलेटेड, तो ऑफ कोर्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा। और ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर में ये होता है कि जहां से आप सामान उठा रहे हो, सेकंड, जहां से आप सामान उठा रहे हो वहीं पे फिर सामान को रख दो। लाइक सारी चीजें एकदम ऐसे ऑर्डर में रह रही हैं। एंड इक्विटी जो होता है वो हमारा इक्विटी ये बात करता है कि देयर शुड बी लाइक प्रमोट, देयर शुड, यू हैव टू प्रमोट फेयरनेस एंड काइंडनेस। इक्विटी होना चाहिए। ठीक है, आप फेयर हो वेजेस के टर्म में, आप फेयर हो, आप काइंड हो, आप किसी भी प्रकार का लाइक डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आप ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो। यू आर फेयर, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, आप सबको एज अ इक्वल देख रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा इक्विटी प्रिंसिपल ये बोलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाए हमारा ऑप्शन बी, इक्विटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, देन 29 एंड 30। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 टू 30 है वो आपका लाइक ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है कि आपको बताना है कि आपके पास स्टेटमेंट दिया, यू कैन सी इन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, कि आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट लाइक दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रिजिड रूल्स टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं क्या वो रिजिड रूल्स होते हैं जिनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है? तो ये जो स्टेटमेंट आपको बताना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो आप मुझे खुद बताइए। अब आपको यहां तक टोटल 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इससे अब ये तो हमारा लास्ट पार्ट 3 है, बट इससे पहले हमने और भी क्वेश्चन किए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें अब मैं बता चुकी हूँ। आपको बताना है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, टेल मी, वो रिजिड रूल्स होते हैं जिनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है? कहाँ मैंने बोला था? आई थिंक पार्ट 1 में ही मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के डेफिनेशन को। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है
वो ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस होता है दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। इट मींस आप वो चेंज हो सकते हैं एज पर द सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा रूल बन गया, एक ऐसा प्रिंसिपल बन गया, अब आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही काम होने वाला है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं प्योर साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात करूँ ना, प्योर साइंस प्रिंसिपल की बात करूँ, तो दे आर नॉट फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे आर रिजिड इन नेचर। लाइक न्यूटन्स के लॉ और भी जो बाकी हमारे पास लॉ है वो पूरे लाइक रिजिड है, फिक्स्ड है, उनको नहीं चेंज कर सकते। दे आर नॉट वेरिएबल इन नेचर। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल दे आर वेरिएबल इन नेचर, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। Okay, so management principles are rigid rules to be followed strictly? No, of course. True, this statement is true? नहीं, ये false statement है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये गलत स्टेटमेंट बोल रहा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, ना कि रिजिड रूल्स होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर के अकॉर्डिंग रूल ऑफ थंब शुड बी प्रिफर्ड ओवर साइंटिफिक स्टडी। टेलर ने ये बोला था कि आपको रूल ऑफ थंब को शुड बी प्रिफर्ड, आपको रूल ऑफ थंब को प्रेफरेंस देना है ओवर साइंटिफिक स्टडी। मतलब कि आपको रूल ऑफ थंब यहाँ पे और साइंटिफिक स्टडी यहाँ पे है। तो टेलर बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको ये ऑप्शन आता है तो आपको रूल ऑफ थंब को चूज करना है और आपको इसको हटा देना है। नहीं, टेलर ने ये बोला था कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब और हिट एंड ट्रायल मेथड, हमें साइंटिफिक स्टडी करना है और एनालिसिस करना है फॉर डिसीजन मेकिंग। टेलर ने ये बोला था, टेलर ने बोला था कि रूल ऑफ थंब को हटाओ और साइंटिफिक स्टडी और एनालिसिस लेके आओ फॉर डिसीजन मेकिंग। बट यहाँ पे तो पूरा स्टेटमेंट ही ऐसे इंटरचेंज कर दिया है। तो ऑफ कोर्स ये हमारा नहीं होगा। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं बोल रहा है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। टेलर ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। टेलर ने इसका जस्ट अपोजिट बोला था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि फ्योल्स एंड टेलर्स प्रिंसिपल्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। दिस स्टेटमेंट इज, जो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए हैं और जो एफ डब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए हैं, क्या वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभास है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स ये भी गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है। फ्योल्स एंड टेलर्स के प्रिंसिपल एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होते हैं। हाँ, बस एक ही था, लाइक एक यूनिटी ऑफ कमांड और जो फंक्शनल फोरमैनशिप है, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, दे आर जस्ट अपोजिट। बट इसका मतलब नहीं कि सारे जो प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के और सारे जो टेक्निक्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल है टेलर के, दे ऑल आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, ऐसा नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये रहा हमारा पार्ट 3 कंप्लीटेड। बट आपके होमवर्क क्वेश्चन बचे हुए हैं। Question number 31 and question number 32. Sorry, this is the homework question. आपको बताना है कि which of the following principle of management ensures smooth functioning of an organization by establishing a clear line of authority? कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि ये इंश्योर कराता है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, और बाय स्टेब्लिशिंग अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी? मतलब कि आप एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी रखोगे तो फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ फंक्शन करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा बोलता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, डिसिप्लिन या फिर डिवीजन ऑफ वर्क? ये आपको बताना है। मुझे तो पता है, आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट मी नो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 कि अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड हैव म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। दिस रिलेट्स टू विच प्रिंसिपल? टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन होना चाहिए। ये प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, development of each person to their greatest efficiency and prosperity, and key option D, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, आपको ये बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल है एफ डब्ल्यू टेलर के अकॉर्डिंग जो ये बोलता है कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, की डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड prosperity? So let me know in the comment section question number 31 and 32। तो यहाँ पे होता है हमारा पार्ट 3 कंप्लीटेड, और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट हुआ। आपको याद रखना है, हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए थे टोटल 14, 10 एंड 4, 14। एफ डब्ल्यू टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हुए साइंटिफिक प्रिंसिपल, और उन्होंने 7 टेक्निक्स दिए हुए इसके। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर को बोलते हैं, और फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, और वी कैन से फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, हम हेनरी फ्योल को बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस that helps in decision making and behavior of managers.
इसके अलावा नेचर हमने देखा था कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये सारे इसके फीचर्स थे। फिर हमने इंपॉर्टेंस भी देखा था कि प्रोवाइड इनसाइट टू द मैनेजर्स, फिर और भी कौन से थे, प्रोवाइड इनसाइट टू द मैनेजर्स, फिर फ्लेक्सिबल होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंस होता है, फिर फ्लेक्सिबल होते हैं, डिसीजन मेकिंग साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं, ये सारी चीजें थी। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस, ठीक है, तो एंड ये सारी चीजें थी। तो आप मुझे बताएंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट वन शॉट लेके आएंगे एंड आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like it. So follow, do like, share, and subscribe to my channel. Not subscribe to my channel, subscribe to our channel, Study Commerce with Pratika. Thank you. Bye bye.